वेलकम टू लेट्स एजुकेट में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ क्योंकि एक बार फिर यहाँ पे हमने देखा कि वैकेंसी आ चुकी हैं। वैकेंसी यहाँ पे 209 के करीब वैकेंसी हैं और इसमें मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सेलेक्ट हों। और आप देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पक्का सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, मैंने मेहनत की है। जो मेरे से पढ़े हैं पहले वो सिलेक्ट हुए हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। जो मेहनत करता है वो सिलेक्ट होता है, जो नहीं सिलेक्ट होता वो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत में थोड़ी कमी रह जाती है। ठीक है, तो मैं यही तो इसी के साथ हम आज शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन क्लास रखी है हमने, जिसमें आज हम बेसिक डिटेल्स जो क्वेश्चंस हैं वो लेंगे आप सभी के। और ये हमारा बैच 1 अकाउंट्स टैक्स ऑडिट का आप सभी ने लिया है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन क्लास, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 209 वैकेंसी ये जो थी ये आई हैं। और इसमें पहले 180 समथिंग आई थी, लेकिन मैंने उससे पहले कहा था कि ये 209 के करीब आने वाली हैं। 209 नहीं बोला था, ये बोला था कि 200 के आसपास आएंगी। ठीक है, तो फिर बच्चों का मैसेज आया सर 180 आई, आपने 200 कहा था, तो वो फिर रिवाइज़ होकर 200 आई। तो लगभग 200 वैकेंसी की जो थी उम्मीद थी, और 200 की 209 वैकेंसी आपके सामने है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूँगा आप सभी के सामने, क्योंकि हो सकता है आगे ऐसी वैकेंसी ना आए। क्योंकि 240 के करीब पहले आ चुकी है, उसके बाद ये एक ईयर के अंदर ही दूसरी वैकेंसी इतनी बड़ी है। ठीक है, तो मैं यही आशा करूँगा कि आप खूब मेहनत से पढ़ाई करें, खूब मेहनत से इसकी तैयारी करें, ताकि आप ये यहाँ पे सीट अपनी एक निकाल सकें। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। काफ़ी सारे सवाल आएंगे, मैं वीडियो में बता भी देता हूँ, तब भी फिर भी मेरे पास बार बार यही क्वेश्चन आते हैं कि पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आप एक बार ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आपको पता है यहाँ पे जो है कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बाद 50 नंबर का आपका यहाँ पे कंप्यूटर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। देखिए कंप्यूटर जो है आपका क्वालिफाइंग ओनली है, ये कभी भी ऐड नहीं होता। होता क्या है, यहाँ पे कुछ बच्चे जैसे ही आंसर की आती हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपके कितने मार्क्स आए, तो वो कहते हैं कि हमारे तो 120 मार्क्स आए, 130 मार्क्स आए, ऐसे ऐसे बताते हैं। जबकि होता क्या है, उनके कंप्यूटर में 30 नंबर होते हैं, ठीक है, और बाकी आप में 90 होते हैं, ऐसा होता है। या फिर कोई कहता है मेरे 100 मार्क्स आए, तो उस 100 में से लगभग 25 नंबर अगर यहाँ है, 75 यहाँ पे आए, और फिर वो कहते हैं कि हम मेरिट में नहीं आए। देखिए मैं एक बार फिर आपको बहुत उससे बता देता हूँ कि कंप्यूटर आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। कंप्यूटर सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर है। कंप्यूटर सिर्फ आप एक तरीके से आपका सेकंड पेपर तभी चेक होगा अगर आप कंप्यूटर क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 25 मार्क्स यहाँ पे लेके आने ही आने हैं, तभी आप जो है एलिजिबल होगे सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर आपका अकाउंट्स टैक्स ऑडिट मैथ हिंदी इंग्लिश का होता है। ठीक है, एक चीज़ और क्लियर करूँगा मैं, यहाँ पे 3 घंटे का आपका जो पेपर है उसमें अलग से टाइम फिक्स नहीं होता है। मतलब कि अकाउंट्स 20 आपका 1 घंटे में करना है, कंप्यूटर आधे घंटे में करना है, ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है। वहाँ जब आप एग्ज़ाम पे जाओगे आपको ऐसे एक बार मिलेगा ऊपर, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ऐसे यहाँ पे ब्लॉक मिले। ब्लॉक में यहाँ पे लिखा होगा कंप्यूटर, अकाउंट्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये आप जब चाहें जो चाहें वो कर पाएंगे। आपने अगर कंप्यूटर सेलेक्ट किया है तो आप कंप्यूटर कर लेंगे, आपने अगर अकाउंट सेलेक्ट किया है तो आप अकाउंट्स का। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जैसे बैंकिंग में होता है ना कि आपको आधा घंटा इसमें देना है, उसके बाद आप दोबारा इसको नहीं खोल पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप कितनी बारी खोलिए, कितनी बारी कीजिए। तो इस एग्ज़ाम में ऐसा आपके लिए एक बहुत फ़ायदा कहूँगा मैं, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप कुछ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जो चाहे फेवरेट वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और वापस उस पर
आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट हमको मिलता है। ठीक है, बात करेंगे कंप्यूटर की 25 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको 25 मार्क्स यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप 25 कभी मत अटैम्प्ट करना, कम से कम आप 30 के करीब अटैम्प्ट करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके शिफ्ट का पेपर जो है वो मतलब इजी आया हो और आप 25 के 25 सही तो करिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से आप लिस्ट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हमेशा 30 के आसपास अपना टारगेट रख के चलना है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल बताएंगे कि कैसे कंप्यूटर आप या कोचिंग के द्वारा या फिर बिना कोचिंग के द्वारा आप कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। मेरा जो सब्जेक्ट है वो है अकाउंट्स टैक्स ऑडिट। इसको तो हाँ आपने बैच लिया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे ये पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश बिना किसी कोचिंग के कैसे आप लिस्ट में आ सकते हैं, कैसे एक एवरेज स्कोर आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ ऐसे होते हैं मतलब कंप्यूटर में भी कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं आगे क्लास के साथ आपको डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, तो आपने देखा 50 नंबर का आपका कंप्यूटर है जिसमें 50 क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स में 75 क्वेश्चंस होते हैं, 75 मार्क्स। ये आपका कंप्यूटर के बाद जो क्वालिफाई कर जाता है वो मेरिट लिस्ट में आने के लिए ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट पेपर है अगर आप जिसमें से 75 में से 75 भी स्कोर किए जा सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें। और 75 स्कोर करने का मतलब है कि आप एक तरीके से लिस्ट के अंदर हैं, क्योंकि अगर आपने 75 मार्क्स यहाँ पे ले लिए और आप 10-10 मार्क्स भी बाकी सब में लेके आते हैं तो यहाँ से आप 100 के आसपास 101-105 तक पहुँच जाओगे। जो नॉर्मली लिस्ट है वो यहीं तक जाएगी। अगर टफ़ से टफ़ वैकेंसी होगी तो 100 तक आपकी मेरिट जो है वो लगती है। ठीक है, जो बैकलॉग थी वो टफ़ था थोड़ा, तो उसमें 98.5 लगी थी। उसके बाद जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें कम लगी थी, उसमें शायद समथिंग 90-85, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसके आसपास यहाँ पे रही थी। तो एक तरीके से एक सेफ़ स्कोर हो जाता है, क्योंकि अकाउंट्स टैक्स ऑडिट आप आराम से 75 लेके आ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, बहुत इतना टफ़ पेपर नहीं आता। यहाँ पे मान के चलिए आप मीडियम एवरेज पेपर आता है तो आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा स्कोर करके आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है वो 200 मार्क्स का यहाँ पे होता है। आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मान के चलिए। जो आपकी मेरिट होती है, मेरिट लिस्ट, वो आउट ऑफ 150 होती है। 150 यानी कि ये इस आउट ऑफ 150 से आपकी मेरिट बनती है, ना कि 200 में से। आपकी जो लिस्ट लगेगी वो 150 में से लगेगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी नहीं आप कंप्यूटर में कोचिंग ले, आप टॉपिक वाइज पढ़ सकिए। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप डायरेक्ट पढ़ के भी 25 नंबर तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों पेपर में मैं कहूँ सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट ये और ये 2 पेपर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से ही आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ लगभग आजकल तैयारी करने वाला हर बच्चा जो है वो इसमें स्कोर कर ही लेता है, एवरेज मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर ही लेता है। मेरा जो खुद का सिलेक्शन हुआ है वो अकाउंट्स टैक्स ऑडिट के बेस पे ही हुआ है, क्योंकि मैंने हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो जनरली आप पढ़ते हैं वही था, और मैंने इसमें मतलब अलग से कुछ नहीं पढ़ा था इनके लिए, सिर्फ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट पढ़ा था और कंप्यूटर पे थोड़ा ध्यान दिया था। ठीक है, तो ये हमारी एग्ज़ाम पैटर्न आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। बात करेंगे सिलेबस की। सबसे पहले देखिए, कोई भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर हमारा सिलेबस आपको रट जाना चाहिए। अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आप क्या कर लोगे एग्ज़ाम में, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है हमारा सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। देखिए होता क्या है, यूपीपीसीएल क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं। यूपीपीसीएल कई बार तो 2 तरीके से आपके एग्ज़ाम के पेपर सेट कर रहा है। एक तो रहता है प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन
लगभग 70-30 का रेशियो रहता है। 70 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 30 मार्क्स थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल क्या करने लगा है, आजकल उसने 30-70 कर दिया है, यानी कि प्रैक्टिकल से वो सिर्फ 30% मार्क्स पूछेगा और 70% आपके थ्योरी पूछेगा। थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी नहीं, वो मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही ऐसे बनाता है कि वो आपको लगेगा ये सेंटेंस है, बताओ ट्रू एंड फॉल्स पूछ लेगा आपसे, या पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट टाइप आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको मतलब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जो अपना स्टार्ट करेंगे वो सब लेटेस्ट पैटर्न को भी करेंगे, और पुराना पैटर्न जो था 70-30 का वो भी लेके चलेंगे। ऐसा ना हो बीच में हम इसको पढ़ाएं और फिर बाई चांस UPPCL ने वापस टर्न किया तो हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हम अपनी क्लासेस में दोनों तरीके से पढ़ के चलेंगे। यहाँ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, यहाँ हम MCQ क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के हैं वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका अकाउंट्स का सिलेबस आप सभी ने पढ़ लिया होगा। बेसिक अकाउंट्स, जो आपका अकाउंट्स का बेसिक चैप्टर्स होते हैं, इंट्रोडक्शंस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS भी यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सब्सिडी बुक्स, जो आपकी सब्सिडी बुक्स होती हैं वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रेडिंग, ये जो है ये मैंने ऐड किया है, यहाँ से आपका ऑफिशियल डिक्लेयर्ड सिलेबस है, लेकिन ये बेसिक है, इससे भी क्वेश्चन यहाँ पे निकलते हैं। ये भले ही आपको ना दिया हो लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंस शीट, ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर होता है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपका जो आप मनी बिल वगैरह यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर होता है, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, यहाँ पे आप ये मान के चलो 2 से 3 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस यहाँ से पक्का मिलने ही मिलने हैं। फिर कैपिटल रेवेन्यू, रिसिप्ट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आप मान के चल सकते हैं 2 और 2 4 मार्क्स इस वाले टॉपिक से आ जाएंगे, क्योंकि कैपिटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट्स और पेमेंट्स, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कई तरीके के होते हैं इनसे। और फिर 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, NPO या NGO कहते हैं जिनसे, वहाँ से एक क्वेश्चंस यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शंस वगैरह कैलकुलेट करना इसमें शामिल है। उसके बाद आपकी डेप्रिसिएशन, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हम देखते हैं। डेप्रिसिएशंस जो चैप्टर है वो पूरा आपका 11th का, वो रिजर्व्स एंड प्रोविज़न, डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्व्स प्रोविजंस यहाँ पे हम लेके चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ब्रांच अकाउंटिंग एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद डबल अकाउंट सिस्टम, ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, डबल अकाउंट सिस्टम है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, देखिए BRS एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। BRS और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये दोनों फिर से एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो मैंने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल कराई है। उन 2 वीडियो को आप जब चाहें तब देख सकते हैं। उसमें मुझे लग रहा है 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा BRS और 1 घंटे के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यहाँ पे आपका कंप्लीट कराया है। शायद बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मुझे याद नहीं है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ तो जॉब में बिज़ी हूँ और कुछ अदर चीज़ें हैं जिनमें मैं व्यस्त हूँ, और इस वजह से मैं एक मेरा मोटिव रहता है कि मैं ज़्यादा वो ना करूँ, मतलब अब जो काम की चीज़ है सिर्फ तभी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, बाकी ऐसा मेरा कुछ ख़ास वो नहीं है। ठीक है, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, इनसे आपकी ये मान के चलिए BRS से 3-4 और आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो टोटल ये दोनों 8 से 10 नंबर के ये दोनों चैप्टर अकेले ही पढ़ते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट फॉर्मेट क्लासिफिकेशन से भी
3 क्वेश्चन, 3 से 4 मान सकते हैं आप क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो मेन बाकी ये था आपका अकाउंट्स का सिलेबस। बाकी तो लगभग अकाउंट से मान के चलिए आप 75 में से आप मान सकते हैं कि 35 से आप मान सकते हैं, देखिए कई बार 35 आ जाता है, 40 भी 45 भी आए हैं, ऐसा नहीं है। 35 से लगभग 50 के बीच में मान के चलिए अकाउंट्स कभी भी इधर उधर आ सकता है। बाकी आपका टैक्स और ऑडिट रहता है 40-45 मानिए इसको, 45 से 50 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ऑडिट आता है। ऑडिट में आपका बहुत छोटा 3 लाइन में इन्होंने कह दिया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। लेकिन राइट्स, ड्यूटी, लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट ये छोटा है और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन भी ठीक है। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अपना खुद का माइंड यूज़ करना है, इसमें कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि आप कोई वाउच करेंगे, किसी को वेरिफिकेशन करेंगे किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो क्या करेंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो नॉर्मली अगर आप थोड़ा माइंड यूज़ करोगे तो वो सॉल्व ईजिली हो जाते हैं। लेकिन राइट, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ हैं, ये थोड़ा चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाला आपका रहेगा। उसके बाद बात करेंगे इनकम टैक्स, वन ऑफ द बहुत ही अपडेटेड वाला सब्जेक्ट, मतलब रिसेंटली अपडेट होती रहती है और ये भी पिछले 2 महीने की अपडेट से भी क्वेश्चन उठा लेता है, ऐसी बात यहाँ पे देखने को आई है। सबसे पहले बेसिक इनकम टैक्स, जो आपका बेसिक इनकम टैक्स है वो यहाँ पे स्लैब रेट वगैरह यहाँ पे हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर आपका पूरा सिलेबस में है। तो सैलरी चैप्टर्स जिसमें आपका लीव एनकैशमेंट, आपकी ग्रेच्युटी, ठीक है, रिम्बर्समेंट, मेडिकल रिम्बर्समेंट, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अलाउंसेस, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 6 से आपका इनकम टैक्स, चैप्टर 6 से यानी कि डिडक्शन, जो आपकी 80C से लेके 80U आई तक डिडक्शंस रहती हैं, IA, IB, वो सब यहाँ पे IA नहीं है, 80C से 80U वो आती है आपकी चैप्टर 6A में। 6 में डिडक्शंस आती हैं, वो 80C से 80U तक की जितनी डिडक्शंस हैं वहाँ पे उनसे लिमिट्स पूछी जाती हैं, उनमें किस पे अप्लाई होता है, कौन डिडक्शन ले सकता है, इन पे यहाँ पे क्वेश्चन हम देखने को बनता है। उसके बाद प्रोविज़न रिलेटिंग टू TDS एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और अब तो TCS के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आने लगे हैं, ठीक है। तो ये आपका TDS में आपका जो सेक्शंस है 194A, 192, 194 आपका J, ये सभी सेक्शंस हम पढ़ेंगे A to Z। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे फॉर्म 10Q, 10H। तो ये फॉर्म जो है हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा फॉर्म आपका किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। इसमें फॉर्म CD, CB ये सब यहाँ पे हम पढ़ के चलेंगे। तो ये देखा आपने, यहाँ से कम आप मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चंस इनकम टैक्स से बनते हैं, और ऐसे ही 10 से 15 क्वेश्चंस यहाँ पे आप मान के चले ऑडिट चलते हैं। तो टोटल 75 मार्क्स का आपका ये यहाँ पे पूरा पेपर हमें देखने को मिलेगा। देखिए मेन फोकस आपका इनकम टैक्स पे फ़िलहाल रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या है कि कुछ रेट्स हैं, आपके लिमिट्स हैं जो याद नहीं रहती है, बीच में कंफ्यूजिंग हो जाती है, बीच में आप भूल जाओगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं। तो इनकम टैक्स थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रहेगा। अकाउंट्स एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको यह कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो नॉर्मली रहेगा। आपका बैच टाइमिंग क्या रहेगा, देखिए बैच के लिए आप मंडे टू सैटरडे डेली आपको एक क्लास मिलेगी, रात को 9 बजे मिलेगी, ठीक है। संडे आपकी छुट्टी होगी, और एक लिंक मिलेगा आपको, ईमेल आएगी आपके पास, उसके थ्रू आपको लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आपको यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जल्दी ही हम इस लिंक को टेलीग्राम में भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। उसके बाद बैच कब तक होगा, देखिए एक टारगेट डेट लेके चले हैं हम कि 22 दिसंबर तक हम आपका बैच कंप्लीट करा दें, जिसके अंदर इसके साथ MCQ प्रैक्टिस भी इसमें इंक्लूड है। तो कोशिश करेंगे कि 22 तक कंप्लीट आपका बैच हो जाए, ताकि आपके पास काफ़ी टाइम रहे, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ क्लासेस सर कितनी होंगी, देखिए टैक्स की जो है वो 8 से 10 क्लास होती हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, 8 से कम भी हो सकती हैं और 10 से ज़्यादा भी हो सकती है, ये ऑन एन एवरेज ली है मैंने, ठीक है।
तो ये 8 से 10 क्लास यहाँ पे हम टैक्स की लेके चलेंगे, अकाउंट्स की 16 से 18 क्लास लेके चलेंगे और ऑडिट 3 से 4 क्लास में हम यहाँ पे कंप्लीट करके चलेंगे। ठीक है, तो लगभग आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ क्लासेस हैं वो यहाँ पे आपकी पड़ जाएगी, जो मेरा अनुमान है 32 से लेके यहाँ पे 36, या एक मैं बड़ी रेंज लेके चलूँगा 36 के आसपास, इसी के बीच आपकी क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो लगभग 1 महीना चलेगा, बीच में 1-2 छुट्टी भी आएंगी। तो ये आपका 22 दिसंबर हमारा टारगेट है, तब तक हो जाएगा। क्योंकि आप देखें तो रेगुलर क्लास तो नहीं हो पाएंगी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि कई बार ऑफिस से लेट हो जाते हैं या वैसे काम हो जाता है कुछ, तो इस वजह से मैंने एक 22 तारीख लेके चली है ताकि आपके कंप्लीट में यहाँ पे करवा सकूँ। उसके बाद जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको। देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा आपको क्या करना है, एक अलग से रजिस्टर परचेज़ करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको प्रिंट कर लीजिएगा, जो मैं पीडीएफ्स हैं हमारे उसमें आपको सभी को पीडीएफ्स मिलेगी, क्लास पीडीएफ्स मिलेगी, आप उनको पढ़ सकते हैं। या फिर एक काम कीजिए, बेटर रहेगा कि आप एक रजिस्टर बना लीजिए। रजिस्टर से क्या होगा कि रजिस्टर में आप जो स्लाइड्स हैं उस पर जो इम्पोर्टेंट है वो आप लिख लेना। ठीक है, रजिस्टर बना के चलिए और उसको अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख के चलना। ठीक है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे समझाना होता है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं एक स्लाइड में काफ़ी चीज़ें आपको लिख दूँ, तो कुछ जो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, हो सकता है आपको लिखने की ज़रूरत ना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना के चलिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, और क्योंकि मेरी स्लाइड्स में हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। अगर आप उसे डाउनलोड करके सबको प्रिंट करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, आप जिस हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में, आप अपना लिख के चलिए, हैंड से आप नोट्स बनाइए। एक चीज़ और क्लियर करूँगा, जो हमारी क्लासेस हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बताऊंगा कि जो शब्द मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा जो मैं जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, बोलूँगा मैं हिंदी में, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको इंग्लिश में मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश से ही लगभग यूज़ होती है। तो आप उसको अपने हिसाब से, जो आपके हिंदी में बोला जाता है, आप उसको यूज़ कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, मैं अगर डेप्रिसिएशन है तो मैं डेप्रिसिएशन बोलूँगा, आपके उसमें हाश बोलते हैं शायद हिंदी में, तो आप उसको हाश में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको डेप्रिसिएशन भी मुझे लगता है सभी को समझ में यहाँ पे वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना नोट्स बना के चलिए। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है, सर आप लाइव क्लास क्यों नहीं लेते? देखिए, लाइव क्लास में ना सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट किस तरीके से, देखिए, जैसे ही मान लीजिए आपकी एक 40 मिनट की क्लास है, 50 मिनट की आप मान के चलिए कि आपकी क्लास है, पहले 15 मिनट तो इसी में चल जाते हैं कि हेलो हेलो हाय, कनेक्शन आवाज़ आ रही है, कनेक्शन है क्या, ये सब इन चीज़ों में ही आपकी 15 मिनट जो है वेस्ट हो जाती है। ऐसे ही लास्ट के 5 या 10 मिनट आप मान सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों में बीच में चला जाता है। उसके बाद आप ये मान के चलिए 5 से 15 मिनट तक आपका डाउट सॉल्विंग में यहाँ पे चला जाता है। बीच बीच में बच्चे कोई कमेंट डाल देंगे, डाउट हो जाएंगे या फिर कुछ भी पूछेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक क्लास का जो फ्लो है वो यहाँ पे निकल जाता है। तो सबसे बेस्ट है मेरा पढ़ाने का तरीका, जो मुझसे पहले पढ़े हैं उनको भी पता है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए 40-50 मिनट की एक सिंपल सी क्लास, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पढ़ाया जाएगा। उसके साथ आप अगर आपको डाउट है तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं लाइव क्लास नहीं लेता, क्योंकि इसमें इस तरह की कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इस वजह से भी कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट का भी टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस कारण आप पढ़ाई पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स सारे एक समय अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि लाइव बैच अगर मैं टाइम फिक्स करने चलूँ, मान लीजिए मैं 8 बजे रात का करता हूँ, तो सभी कोई जॉब करता है वो घर नहीं पहुँच पाएगा, तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम बेटर है कि आप हमें रिकॉर्डेड दे दीजिए और हम अपना पढ़ लेंगे, तो उसमें से एक ये भी है, क्योंकि टाइम क्लैश यहाँ पे कर सकता है काफ़ी बच्चों का। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कुछ जॉब वाले भी हैं, कई बार क्या होता है कि शाम को कुछ का नाइट ड्यूटी होती है, तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे आप। उसके बाद डाइव सॉल्विंग से आप
समय ख़राब होता है और 25 मिनट का आउटपुट आप 45 मिनट की क्लास में से 25 से 30 मिनट का ही आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो इससे बेटर है आप रिकॉर्डेड पढ़ाना ही बेटर है, मेरा भी टाइम बच जाता है और आपका भी। ठीक है, तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो हमने क्लियर किए हैं। आपको पता ही है, टाइमिंग मैंने बता दिया है, सब चीज़ें बता दी हैं और ऐसे ही हमारी क्लास चलेगी। कल से क्लास 1 है, हम स्टार्ट करेंगे टैक्स से, क्योंकि टैक्स कहीं ना कहीं जल्दी स्टार्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम भूल जाएं, तो जितनी जल्दी हम इसको याद करेंगे उतने बार टाइम हमारे पास रहेगा, तो इतनी बार हम इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवीज़न कर सकते हैं। ठीक है, और टैक्स करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स करेंगे और लास्ट में करेंगे हम ऑडिट। ठीक है, तो जो क्लास है उसमें आपको MCQ भी करवाया जाएगा, आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और हम आपको सारे ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे करा के चलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है। आज की मुझे जो डिटेल्स इंफॉर्मेशंस आपको देनी थी वो मैं दे चुका हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास हमारी टैक्स की है, क्लास 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।